Hello and hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Porahali. Myself Devojit, and today we will discuss the question paper of your social science examinations SSLC 2026. ठीक है, तो एग्ज़ाम कैसा हुआ पहले आप तो ये बताना कमेंट सेक्शन में। उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, जो आपके जो क्वेश्चंस है उसको थोड़ा डिटेलली एक्सप्लेन करेंगे हम। ठीक है, और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो एमसीक्यू रिवीजन सीरीज़ किया था, दैट मीन्स 17 पार्ट आया था उस पे। ठीक है, अगर वो 17 पार्ट किसी ने ढंग से किया, अच्छे से किया एंड पार्टिसिपेट किया, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वीडियो में, ठीक है, तो उसका तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे पता है। ठीक है, और मैं बताऊंगा भी क्यों अच्छा हुआ, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है लगभग डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एमसीक्यू रिवीजन सीरीज से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं वीडियो। देखो, सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या पूछा था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, कौन सा पेयर करेक्टली मैच हो रहा है यहाँ पे। देखो, ये हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन फीफा, उस बॉक्स पे फीफा क्या मेंशन था? नहीं था, ये था आईसीसी जो कि दुबई में था, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन तो गलत है। उसके बाद देखो, जो एशियन था, एशियन का जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे था? वो था जकार्ता पे। ठीक है, तो ये भी गलत है। एंड सार्क इसका कहाँ पे था? काठमांडू पे था। ये हमने डिस्कस किया था एक्चुअली, वो टेबल पूरा। तो फाइनली जो आपका आंसर बनता है वो बनता है नेटो, जो कि है ब्राज़िल्स में। ठीक है, तो आई थिंक ये फेयरली इजी था, क्योंकि जो बुक में ही दिया हुआ एक टेबल वहाँ से आपको प्रिपेयर करना है, और मैंने हर एक चीज़ को डिस्कस किया था क्लास में। ठीक है, तो उसके बाद देखो, suppose you are traveling by bus from Guwahati to Dibrugarh and offer to pay your fare using a check. The conductor refuses to accept the check. Why can't you bound the conductor to accept the check? ये हमने बहुत बार डिस्कस किया था कि अगर आप किसी को कैश दोगे तो कैश उसको लेना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप किसी को चेक दोगे तो वो ले भी सकता है या फिर ना ने भी ले सकता है। ठीक है, अब देखो, यही सिमिलर क्वेश्चन वो लोगों ने कितने अच्छे से फ्रेम करके ये क्वेश्चन पूछा आपका। ठीक है, तो देखो ऑप्शंस देखते हैं पहले। द कंडक्टर डज नॉट हैव टाइम टू विजिट बैंक एंड एनकैश इट। ये तो कोई बात नहीं हुई, उसके पास कंडक्टर के पास टाइम ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। उसके पास द चेक इज फिजिकली टू लार्ज टू हैंडल। चेक तो सिर्फ एक कागज का बनना ही है ना, तो कैसे लार्ज हो गया? तो ये भी गलत है। उसके बाद देखो दो ऑप्शन, द कंडक्टर प्रेफर ओनली कैश पेमेंट फॉर कन्वीनियंस। कंडक्टर क्या करता है? अपने कन्वीनियंस के लिए सिर्फ कैश पेमेंट एक्सेप्ट करता है। एंड द फर्स्ट वन इज ए चेक इज नॉट कंसिडर्ड एज ए लीगल टेंडर मनी, सो नो बॉडी इज लीगली बाउंड टू एक्सेप्टिंग। अब मुझे बताओ, ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये हमने कितना बार डिस्कस किया था? ठीक है, मैंने बोला था कि चेक एक लीगल टेंडर है ही नहीं, तो इंडिविजुअल रिफ्यूज भी कर सकता है उसको एक्सेप्ट करने में, क्योंकि इसमें कोई इंडिया का जो लॉ है उसका वायलेशन नहीं होगा। ये हमने बहुत बार डिस्कस किया था। ठीक है, और ये सिमिलर क्वेश्चन थोड़ा फ्रेम करके पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, तो चलो उसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखो, चूज द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको याद है, आपको प्रियम्बल पढ़ाया था। प्रियम्बल में जो हर एक वर्ड है वो आपको पढ़ाया था मैंने, और लास्ट में बोला था कि 26 नवंबर 1949 का डेट आपको याद रखना है, क्योंकि इस दिन एडॉप्शन हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। और मैंने आपको ये भी बोला था कि देखो, जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसको हैंडेड ओवर किया था प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, और उसके बाद 26 नवंबर को 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया था। ठीक है, अब देखो, 3 के साथ मैच हो रहा है डी, तो 3 के साथ कहाँ पे डी हो रहा है? देखो, ये ऑप्शन हो सकता है या फिर ये ऑप्शन हो सकता है। अब सबसे पहले देखो, कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन जस्ट हमने डिस्कस किया, आई थिंक एमसीक्यू रिवीजन सीरीज 14 या 15 में था। मैंने बोला था कि 1946 में क्या हुआ था, ब्रिटेन में सरकार के चेंज हुआ था, तो क्लीमेंट इटली बना था प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने 3 मेंबर को भेजा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडिया के लिए एक फ्री कंट्री बनाना है इंडिया को, और कुछ रिकमेंडेशंस भी दिया था, जैसे ग्रुपिंग वाला यूनियन बनाना है इंडिया को। ये मैंने एग्जैक्टली एमसीक्यू रिवीजन सीरीज में रिवाइज भी किया था। तो कैबिनेट मिशन आया था 1946 को। देखो, 1 के साथ सी मैचिंग हो रहा है
एंड 3 के साथ डी मैचिंग हो रहा है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन ये एक ही होगा, यही है ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी भी हमने देखा था, ड्राफ्टिंग कमेटी का 7 मेंबर भी हमने डिस्कस किया था। ये हुआ था 29 अगस्त 1947 को। एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको कब से एग्जीक्यूट करने लगा, दैट मीन्स कम इनटू फोर्स, तो ये कब हुआ था, 1950 को हुआ था 26 जनवरी, तब से हम रिपब्लिक डे मनाते हैं उस दिन। ठीक है, तो ये 4 वाला ऑप्शन बी के साथ मैच हो रहा है, तो यही होगा इसका करेक्ट आंसर डी। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है कुछ लोग, क्योंकि सिमिलरली ये बी ऑप्शन भी 1 के साथ सी है, 2 के साथ ए है, और सिर्फ ये 2 ऑप्शन में थोड़ा डिफरेंस है, तो बी या फिर डी में कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द यूएनओ। हमने जब चैप्टर डिस्कस किया था तब हमने बोला था कि यूएनओ का कुछ प्रिंसिपल्स है। एक्चुअली यूएनओ क्यों आया था ये भी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, उसके बाद वर्ल्ड में पीस लाना था, एंड ताकि बाद में कोई फ्यूचर में कोई वॉर ना हो सके। इसकी वजह से 1945 को यूएनओ आया था। उसमें एक कॉन्फ्रेंस का नाम भी हमने डिस्कस, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस बोलते हैं जिसे। ठीक है, तो उसका जो पहला वाला प्रिंसिपल था वही था प्रिंसिपल ऑफ इक्वल सोवरेनिटी ऑफ ऑल द मेंबर कंट्रीज। ठीक है, सबको इक्वली सोवरेन कंट्री है और सबको इक्वली ट्रीट करना है उस मेंबर, जितने भी मेंबर कंट्रीज है यूएनओ पे। ठीक है, तो ये तो पहला ही प्रिंसिपल था, यही पूछ लिया। अब मुझे बताओ, एमसीक्यू रिवीजन सीरीज में ये पर्टिकुलरली हमने डिस्कस किया था इकोसॉक के बारे में। मैंने आपको बोला था कि इकोसॉक जब बना था तब उसमें 18 मेंबर थे, धीरे धीरे उसका मेंबर इंक्रीज हुआ टू 27, धीरे धीरे उसका मेंबर इंक्रीज हुआ टू 54। मैंने आपको बोला भी था कि साल में हुआ था, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, किसी ने बताया भी था। ठीक है, तो ये अगर ये आपको याद है कि पहले 18 था, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि 15 नहीं था 18 था। अगर 2 को आपने एलिमिनेट कर दिया तो यहाँ पे ऑप्शंस देखो, डी नहीं होगा क्योंकि ड्यू में 2 है, बी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी 2 है, एंड 1 भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 1 एंड 2 है, ए भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 1 3 4। बाकी आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है 1 3 4, आपको सिर्फ ये 2 वाला जो है इकोसॉक वाला, इसको एलिमिनेट करना है, क्योंकि इसमें इनिशियल मेंबर था 18। ठीक है, तो अगर इसको आपने एलिमिनेट कर दिया तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, ये आपको पता है। ठीक है, ये फेयरली इजी था क्योंकि ये हमने डिस्कस किया था, और जिसको याद है इकोसॉक के मेंबर कितने थे उसको ये आंसर तो करेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद देखो, Which agency of the United Nation is primarily responsible for promoting health initiative globally? ये फेयरली इजी था क्योंकि ये हमने डिस्कस भी किया था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ही जितने कुछ डायरेक्टिव्स होते हैं हेल्थ रिलेटेड वो भी दिया था। जैसे कोविड-19 का जो जब आया था तो उसमें भी डायरेक्शंस दिया था WHO ने, तो ये तो फेयरली इजी है। उसके बाद देखो, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, मुझे पता है यहीं पे बहुत ने भूल किया है, इस पे गलत किया। ठीक है, तो क्योंकि ये करेक्ट किसी ने नहीं पढ़ा है, करेक्ट है इनकरेक्ट, तो इसमें बहुत सारा भूल हो गया। ठीक है, अब देखो, पहला ऑप्शन क्या था, लिबरलाइजेशन मीन्स लीजनिंग ऑफ द डिग्री ऑफ स्टेट कंट्रोल इन द इकोनॉमिक सिस्टम। जी हमने ये तो पढ़ा ही है, क्योंकि लिबरलाइजेशन का मतलब ये था कि स्टेट कंट्रोल को कम करना है। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन भी हमने पढ़ा था कि पब्लिक सेक्टर से कैसे पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर किया जाए। ठीक है, उसके बाद न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1991 हैज ओपनड अप 9 पब्लिक सेक्टर यूनिट टू प्राइवेट सेक्टर। मान लो कि आपको पता नहीं है ये, ठीक है, आपको ये पता नहीं है। उसके बाद ऑप्शन देखो, द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ऑब्स्ट्रक्ट द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये हमने एक्चुअली एमसीक्यू रिवीजन सीरीज में डिस्कस नहीं किया, ये हमने जब चैप्टर डिस्कस किया था तब डिस्कस किया था कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो बाद में आता है। ठीक है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। अगर पहला 2 होगा तो ग्लोबलाइजेशन भी होगा। आपको मैंने बोला भी था एलपीजी रिफॉर्म्स हुआ था इंडिया में 1991 में, उस रिलेटेड। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हमको क्या बोला, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने के लिए बोला, तो ये इनकरेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करते, फैसिलिटेट करते हैं प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन को। ठीक है, उसके बाद देखो, बाई डिवाइडिंग द नेशनल इनकम बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। चलो ये तो बहुत बार हमने डिस्कस किया, एमसीक्यू रिवीजन सीरीज में भी किया। इसका होगा पर कैपिटा इनकम, क्योंकि नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलता है, पर कैपिटा इनकम मिलता है, जो कि
पर्सन वाइज जो इनकम रहता है उसको पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। तो ये नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करने से ही ये मिलता है, ठीक है। चलो ये भी फेयरली इजी था क्योंकि हमने ये एमसीक्यू रिवीजन सीरीज में डिस्कस किया, ठीक है। एमसीक्यू रिवीजन सीरीज में हमने ये दो डिस्कस किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये हमने चैप्टर में डिस्कस किया था एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद देखो, चलो ये क्वेश्चन फेयरली टफ था, ठीक है, मॉडरेट टू टफ था क्योंकि ये डायरेक्टली आपके बुक से ये फोर्थ वाला ऑप्शन रिलेटेड नहीं था। अब देखो, पहले वाला ऑप्शन तो आपको पता है, द कलर ऑफ ब्लैक मनी इज ब्लैक, ये तो हो ही नहीं सकता। ब्लैक मैंने आपको समझाया था, मैंने एक पर्सन था जिसका जो इनकम था वो शो किया होना था 5 लाख रुपए, लेकिन वो इनकम शो किया था गवर्नमेंट को 1 लाख रुपए, ठीक है। दैट मीन्स अब गवर्नमेंट 5 लाख की जगह पे 1 लाख के ऊपर टैक्स लगाएगा। तो 1 लाख के ऊपर जो भी टैक्स बनता है वो कम अमाउंट पे होगा जितना 5 लाख के ऊपर बनता था। तो इसको बोलते हैं ब्लैक मनी, आपको समझाया था मैंने, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, द कलर ऑफ ब्लैक मनी इज ब्लैक, ये तो हो ही नहीं सकता, आपको पता है, ये जेके की नॉलेज है ये, क्योंकि ब्लैक मनी का कलर तो ब्लैक नहीं है ना। उसके बाद देखो, इट इज रिलेटेड टू द टैक्स इवेजन एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंस, ये तो आपको पता है क्योंकि 5 लाख की जगह पे अब 1 लाख के ऊपर आपका टैक्स लग रहा है। आपने ऐसा कुछ कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया ताकि आपका जो टैक्स बनता है 1 लाख के ऊपर बनाया गया, तो ये तो इकोनॉमिक ऑफेंस है क्योंकि ये आप टैक्स इवेड कर रहे हो, ठीक है, टैक्स आप छुपा रहे हो। तो एक्चुअली ये दो स्टेटमेंट करेक्ट होगा। एंड फोर्थ ऑप्शन देखो आप, ठीक है, इट गोज टू द गवर्नमेंट एक्सक्यूज, दैट मीन्स आपको बोला गया कि जो ये ब्लैक मनी है ना, ये गवर्नमेंट के ट्रेजरी पे जाता है। देखो वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि अगर ये जो पहले 5 लाख के ऊपर टैक्स बनता था, जो कुछ भी अमाउंट होगा वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, लेकिन आपने कुछ मैनिपुलेट किया ताकि आप 1 लाख के ऊपर आपका टैक्स बनेगा, तो बाकी के जो 4 लाख था ये आपके पास चला गया, यही है ब्लैक मनी। तो ये गवर्नमेंट के पास नहीं जाता, ये आपके पास जाता है, आपके पास रहता है। तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखो 9 नंबर, ये तो फेयरली इजी है, कौन इशू करता है करेंसी, ये हमने एमसीक्यू रिवीजन सीरीज में डिस्कस भी किया था। आरबीआई इशू करता है, जो कि सेंट्रल बैंक है। देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए वो क्या बोले, फोर्थ ऑप्शन में दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करता है, सेंट्रल बैंक करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद चलो ये भी हमने डिस्कस किया, ठीक है, नीति आयोग का फॉर्मेशन, कितना जो नीति आयोग का कमेटी है उसमें कौन कौन हो सकता है, ये भी हमने डिस्कस किया। मैंने आपको पूछा भी था कि एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन हो सकता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन हो सकता है, आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली वहाँ से पूछा गया। देखो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली आपको पता है, एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन होगा, मैक्सिमम 4 कैबिनेट मिनिस्टर, 4 कैबिनेट मिनिस्टर हो सकता है इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर। उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन हो सकता है, आईएएस ऑफिसर हो सकता है। एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कौन होगा, ऑल द चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये फेयरली इजी है क्योंकि हमने एमसीक्यू रिवीजन सीरीज में ये डिस्कस किया था, और ठीक है। उसके बाद देखो, चलो ये भी आसान सवाल है क्योंकि ये भी हमने डिस्कस किया था। जैसे क्या पूछा, ऑन व्हिच डेट इन 1905 डीड द पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू फोर्स, कब आया था उसमें, ठीक है। देखो मैंने आपको बोला था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को जो प्लानिंग हुआ था वो पहले से हुआ था, 1903 से हुआ था, ठीक है। 1905 के 1 सितंबर में उसको डिक्लेयर किया था कि हम 16 अक्टूबर 1905 से ये इम्प्लीमेंट करेंगे। दैट मीन्स कब से आया था, ये होगा आंसर 16 अक्टूबर, कब से इंप्लीमेंट हुआ था, ठीक है। मैंने आपको स्पेशली बोला भी था कि इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, कब डिक्लेयर किया था एंड कब इंप्लीमेंटेशन हुआ था, ठीक है। केम इनटू फोर्स दैट मीन्स इंप्लीमेंटेशन कब हुआ था, तो ये होगा 16 अक्टूबर इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद ये देखो, चलो और एक सवाल जो कि डायरेक्टली पूछा गया, आई थिंक मैंने एमसीक्यू रिवीजन सीरीज 16 में इसको डिस्कस किया था। मैंने बोला था कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, दैट मीन्स चंपारण मूवमेंट कब हुआ था, 1917 1918। सिर्फ आपको यही जानना था। देखो ए के साथ डी मैचिंग हो रहा है, दैट मीन्स सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पे, बाकी आपको पता भी नहीं होगा तो भी चलेगा, ठीक है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पहले वाला ही होगा, क्योंकि आपको एक ही पता होना है। उसके बाद साइमन कमीशन भी हमने डिस्कस किया था, आना तो था 1929 को, लेकिन ब्रिटिश ने 2 साल पहले ही उसको अपॉइंट किया था, दैट मीन्स 1927 को। उसके बाद जालियनवाला बाग मैसेकर भी हमने डिस्कस किया था एमसीक्यू रिवीजन सीरीज में, जो कि 1919 पे था। तो ये फेयरली ईजी था और फेयरली सॉल्वेबल था जो हमारे एमसीक्यू रिवीजन सीरीज है, ठीक है। उसके बाद देखो, हाँ ये क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये जो चैप्टर है पर्टिकुलरली हमने एमसीक्यू रिवीजन सीरीज में नहीं डिस्कस किया था। एक्चुअली 2 चैप्टर मिसिंग था हिस्ट्री का, और हमने वो टाइम कॉन्स्ट्रेंट के लिए वो कवर नहीं कर पाया, ठीक है। तो आई थिंक ये मैंने डिस्कस नहीं किया था। एंड बोंगिया कला संसद जो था वो एक्चुअली आया था अंडर द लीडरशिप ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर, या ठाकुर बोल सकते हो, ठीक है। और उसका जो एम था कि कल्चरल फाउंडेशन बनाना है बाय प्रैक्टिसिंग प्योर इंडियन फाइन आर्ट फ्री फ्रॉम द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से फ्री होकर हमें इंडियन फाइन आर्ट्स के लिए एक मतलब बेटर कल्चरल फाउंडेशन बनाना है, जाकि हम वहाँ पे इंडियन फाइन आर्ट्स के जो भी फॉर्मेशन थे वो प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ये भी हमने कितनी बार डिस्कस किया कि बंगाल का जो सेपरेशन हुआ था उसका मुद्दा क्या था। ब्रिटिश ने बोला था कि बंगाल बहुत बड़ा है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें सेपरेट करना पड़ेगा। तो सेकंड ऑप्शन देखो आप, टू ईज द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस इन द डिसेंट्रलाइज्ड वे, ठीक है। उसको हम सेपरेट करेंगे, उसके बाद गवर्न करेंगे। देखो फर्स्ट मोटिव क्या था, यहाँ पे ऑप्शन दिया है ब्रेक डाउन द हार्मनी बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम। ये तो ओरिजिनल एजेंडा था, मैंने आपको बोला था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। वहाँ पे ब्रिटिश चाहते थे कि हिंदू एंड मुस्लिम को सेपरेट किया जाए ताकि एक यूनाइटेड फोर्स नहीं बन सके, ठीक है। अगर यूनाइटेड फोर्स होगा तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट हो सकता था। उसके बाद नॉट टू रिपीट एनी चैलेंजेस लाइक सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857 ड्यू टू द ग्रेटर साइज ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये भी सही है क्योंकि ब्रिटिश को पता था कि ऑलरेडी 1857 में सिपाही म्यूटिनी हो गया था, तो उन्होंने देखा था कि हमारे लिए मुश्किल तो बंगाल बनता जा रहा है, क्योंकि बंगाल में जो नेशनलिज्म था वो पिक पे था और हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में वो आपका हार्मनी भी था, ठीक है। तो ब्रिटिश ने सोचा कि हम बंगाल को डिवाइड ही करते हैं। चलो ये तो हमने बहुत बार डिस्कस किया, तो ये फेयरली ईजी था। 1 and 2 and 3 आर करेक्ट, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये थोड़ा टफ था क्योंकि ऐसा क्वेश्चन वो बहुत डिटेल पूछा उन्होंने, क्योंकि 2 स्टेटमेंट आर गिवन इन द क्वेश्चन बिलो एज ए असर्शन एंड रीजन। असर्शन क्या पूछा, द स्वदेशी मूवमेंट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ बंगाल एंड टुक ए फॉर्म ऑफ ऑल इंडिया नेशनल मूवमेंट। देखो अगर आपको याद है, ये पर्टिकुलरली हमने डिस्कस किया था कि गांधी जी ने स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया था अगेंस्ट द जो आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उस टाइम, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट था वो बंगाल पे ही सीमित नहीं रहा था, वो बाहर भी चला गया था मूवमेंट, क्योंकि एक ऑल इंडिया मूवमेंट बन चुका था तब, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट आपको याद है तो ये भी आपको याद होगा, द पीपल ऑफ महाराष्ट्र, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया सपोर्टेड दिस मूवमेंट, क्योंकि हमने उस टाइम बहुत से लीडर के बारे में डिस्कस किया था, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। उन्होंने भी इस लीडर जो मूवमेंट चला था गांधी जी का उसमें बाहर बाहर से लीड किया था। तो ये करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। और ये जो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, ये भी करेक्ट है। क्यों हुआ था, क्योंकि देखो ऑल इंडिया मूवमेंट तभी होगा जब ये बंगाल से बाहर चला जाएगा कुछ मूवमेंट, क्योंकि पहले सेंटर बंगाल था, अब बंगाल से बाहर ये स्प्रेड होने लगा, तभी तो ये ऑल इंडिया मूवमेंट बनेगा। तो ये होगा आंसर, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन अगर किसी को याद है, #16 MCQ रिवीजन सीरीज, फुलगुरी धवा के बारे में हमने डिस्कस किया था डिटेल्डली, ठीक है। वहाँ पे मैंने बोला था कि फुलगुरी धवा की वजह से 3 लोगों को फांसी दिया गया था और वो 3 लोगों के नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। किसी एक ने वो कमेंट भी किया था, आप अभी भी देख सकते हो #16 में जाके, ठीक है। आई थिंक आई फॉरगॉट द नेम, बट एक ने रिप्लाई भी किया था और तीनों नाम लिखा था उन्होंने। तो आई थिंक उसमें सोंगबोर लालुंग भी था, ठीक है। 3 नाम में से एक सोंगबोर लालुंग भी था। तो जिसने कमेंट किया उसका तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि उसको पता है ये फुलगुरी धवा से रिलेटेड है। अगर आपको एक याद है, सिर्फ सोंगबोर लालुंग का नाम ही आपको याद है, तो भी आप ये आंसर कर सकते हो 1861 का फुलगुरी धवा। बाकी आपको याद रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक से कम बन जाता, ठीक है। 3 लोगों को फांसी दिया था, ठीक है, उसमें से एक का नाम पूछ दिया इन लोगों ने, ठीक है। उसके बाद
व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ एंटी ब्रिटिश राइजिंग? चलो ये तो फेयरली इजी है, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश बहुत टैक्सेस लगाते थे, बहुत आपको रिस्ट्रिक्ट करते थे, हाउस टैक्स देना है, ये टैक्स देना है, वो टैक्स देना है। तो एक्चुअली ये इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन है, ये फेयरली इजी है क्योंकि ये इजी सवाल था। इन विच मूवमेंट इज गांधीजीज डू और डाई स्लोगन प्राइमरीली एसोसिएटेड? देखो #15 अगर किसी को याद है, मैंने पूछा था गांधी जी ने ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट डू और डाई का स्लोगन दिया था, लेकिन मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ये जो स्लोगन दिया था या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था, कौन सी प्लेस से ये स्टार्ट किया था? ठीक है। एक एक ने कमेंट भी किया था, मुझे नाम पता नहीं, आई एम सॉरी। उन्होंने बोला था कि बुक में तो ऐसा मेंशन नहीं है, लेकिन वो होगा बॉम्बे। आंसर में भी लिखा था, आप देख सकते हो अभी भी जाके। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली क्वेश्चन यहाँ पे पूछा, डू और डाई कब उन्होंने कुछ कौन सी मूवमेंट के दौरान ये एसोसिएट है, तो इसका होगा क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद देखो 4 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो। दिस स्टेटमेंट आर अबाउट सम मूवमेंट, ईच मूवमेंट हैज अ डिक्लेरेशन ट्रू और फॉल्स, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये टफ है, मैं बोल सकता हूँ ये क्वेश्चन टफ है क्योंकि ये इतना भी इजी नहीं था। देखो सबसे पहले, सत्याग्रह और द नॉन वायलेंस मूवमेंट डिड नॉट प्रोजेक्ट गांधी, यहाँ पे आप वर्ड देखना, डिड नॉट प्रोजेक्ट गांधी एज एन ऑल इंडिया लीडर विथ इमेंस पोटेंशियल। ठीक है, देखो मैंने आपको डिस्कस किया था, एक्चुअली रावलाट एक्ट आया था 1919 को, उसके बाद गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था 1919 को ही। ठीक है, तो उस लीडर से पता चला था कि गांधी जी के पास वो क्षमता है, वो एबिलिटी है कि एक वो बहुत बड़े लीडर बने और जितने भी मूवमेंट है उसके पास पोटेंशियल है हैंडल करने का। यहाँ पे क्या बोला, डिड नॉट प्रोजेक्ट गांधी, तो ये तो गलत है। एंड यहाँ पे देखो दिस इंफॉर्मेशन इज फॉल्स, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि डिड नॉट तो नहीं होगा तो ये फॉल्स ही है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद देखो, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी वाज रेटिफाइड बाय द नागपुर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन दिसंबर 1920। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये फॉल्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो कांग्रेस का सेशन था उस टाइम, उसी ने ही रेटिफाई किया था जो नागपुर सेशन था। ठीक है, और इसमें कांग्रेस का जो डिमांड था आपको तो पता है कि फुल अटेनमेंट चाहिए, स्वराज चाहिए, तो ये गलत है। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट देखो आप, वन ऑफ द फैक्टर लीडिंग टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज द फॉर्मेशन ऑफ साइमन कमीशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जी बिल्कुल, ये तो सही बात है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था एक्चुअली कि साइमन कमीशन बना था टू, जो आपका जो पहले एक्ट आया था एक मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म जो बोल के 1919 पे आया था, उसमें जो भी डायरेक्टिव्स है उसको रिव्यू करने के लिए स्पेशली बना था। ब्रिटिश ने 1917 को ही साइमन कमीशन को भेजा था, क्योंकि इंडिया के लिए रिफॉर्म्स लाना है और उसमें इंडियन ही कोई नहीं था, जिसकी वजह से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो ये तो है, ये तो करेक्ट है। दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रू बोला है, तो ये तो ट्रू है। फोर्थ क्या बोला, ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट पीपल ऑफ बालिया, सतारा, धरवर, बालासोर एंड तलसर फॉर्म्ड देयर ओन गवर्नमेंट। ये भी सही स्टेटमेंट है। दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रू, सही है ये। ठीक है, देखो पहले वाला बोला गांधी जी को ऑल इंडिया लीडर प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, क्योंकि प्रोजेक्ट करते थे सत्याग्रह मूवमेंट के बाद, तो इन्फॉर्मेशन तो करेक्ट हो गया। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन गलत है, क्योंकि नागपुर सेशन में एक्चुअली रेटिफाइड हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1, 3 एंड 4। ठीक है, 1, 3 एंड 4 होगा। उसके बाद देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट इन ऑर्डर फ्रॉम ओल्ड टू न्यू। मैंने पार्ट 17 जो MCQ रिवीजन सीरीज है उसमें ही बोला था कि आपको अरेंज करने देगा फ्रॉम ओल्ड टू न्यू या फिर न्यू टू ओल्ड। ठीक है, तब मैंने बोला था फुलगुरी जो आपका पथरू घाट का जो रिवोल्ट हुआ था, जब लास्ट पे दिखा वही होगा उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको तो ये तो पता है, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछा है जो कि मैंने MCQ रिवीजन सीरीज में प्रोवाइड किया था। ठीक है, क्योंकि उसमें राइस मिल नहीं था, क्योंकि राइस मिल तो आपको पता है इसकी वजह से ही पूरा जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, इनकी वजह से हुआ था। राइस मिल ही मेन फोर्स था। ठीक है, तो फुलगुरी देव आपको पता है, रोंगिया भी पता है आपको, पथरू घाट भी पता है, तो ये फेयरली इजी है, मैं एज्यूम कर सकता हूँ, क्योंकि सेम क्वेश्चन मैंने पहले दिन ही दिया था आपको 17 सेशन में। ठीक है, उसके बाद देखो, Which of the following prop is used in the folk dance of Shiro of मिजोरम। ठीक है, ये एक्चुअली हमने डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि ये पर्टिकुलरली जो चैप्टर था वो
टाइम के कम होने की वजह से ये डिस्कस नहीं किया था। तो ये एक्चुअली बैम्बू होगा, वहाँ पे एक पिक्चर भी दिया हुआ था, आपको पता है आई गेस, ठीक है। तो उसमें शिरो डांस हो रहा था, वो बैम्बू में हो रहा था, तो इसका आंसर होगा बैम्बू, ठीक है। द मॉडर्न फॉर्म ऑफ एसामीज लैंग्वेज इज इवॉल्व्ड, चलो ये तो हमने डिस्कस किया ही था, ये फैली ईजी भी है क्योंकि थ्रू अरुणोदय, क्योंकि हमने जब चैप्टर डिस्कस किया था तब मैंने बोला था कि ये जो अरुणोदय है उसमें ही मॉडर्न फॉर्म का एसामीज इवॉल्व हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है। जोरहाट सार्वजनिक सभा, असम एसोसिएशन, असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी एंड अहोम हवा इन 1885, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या पूछा, जोरहाट सार्वजनिक सभा, ठीक है। ये एक्चुअली कब स्टैब्लिश्ड हुआ था, 1884 को, कौन किया था, जगन्नाथ बरुआ ने, ठीक है। उसके बाद असम एसोसिएशन 1903 को ही हुआ था, किसने किया था, भाई मानिक चंद्र बरुआ। उसके बाद सी देखो, असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी इन 1925, ये भी गलत है, पहले वाला तो गलत है क्योंकि 1895 पूछा, 1884 होगा। असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी कब बना था, 1921 में बना था, जब असम एसोसिएशन इसके साथ मर्ज हुआ था, ठीक है, तो ये भी गलत है। एंड फोर्थली अहोम हवा, देखो अहोम हवा भी गलत है क्योंकि अहोम हवा एक्चुअली हुआ था 1893 को बाई पद्मनाथ गोहाई बरुआ। तो यहाँ पे पूछा कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, तो ये एक्चुअली एक ही ऑप्शन बनता है जो कि है असम एसोसिएशन इन 1903। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा असम एसोसिएशन इन 1903, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने पहला जो 23 क्वेश्चंस है वो हमने डिस्कस किया। तो इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा उसमें लास्ट के जो 22 क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो क्वेश्चंस था 23, इसमें से बहुत सारे सवाल MCQ रिवीजन सीरीज से ही बनते हैं, ठीक है। देखो मैंने पहले ही बोला था आपको कि PYQ इज़ द की, अगर आपने PYQ ढंग से किया तो आपको पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्या आएगा। तो हमने पर्टिकुलरली MCQ रिवीजन सीरीज में उस PYQ के ऊपर ही डिस्कस किया था, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना क्वेश्चन सॉल्वेबल था PYQ रिवीजन सीरीज से, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पे हम 22 क्वेश्चंस के बारे में इलाबोरेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले क्लास पे।